नमस्कार साथियों, मैं आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ भारत भूगोल की श्रृंखलाओं में। पिछली कक्षा में हमने बात की थी भारत के भौतिक प्रदेश कितने प्रकार के हैं और हिमालय के बारे में। हिमालय में हमने ट्रांस या पार हिमालय पढ़ लिया था और उसके बाद जो है वृहत, मध्य और लघु हिमालय पढ़ रहे थे। उसमें बाह्य हिमालय और पूर्वांचल हिमालय का जो भाग था वो हम आज की क्लास में अध्ययन करने वाले हैं। मुझे पूरी आशा है कि मेरे द्वारा जो जानकारियाँ दी जा रही है आप रोज़ाना उसका वापस पुनरावृत्ति कर रहे हो, उसको याद कर रहे हो। तो चलिए आगे बात करते हैं बाह्य हिमालय से। तो बाह्य हिमालय, जिसे शिवालिक के नाम से भी जाना जाता है, इसकी अवस्थिति मैंने आपको अंतिम कक्षा में बता दी थी। कुछ मूलभूत जानकारी जो इससे संबंधित अक्सर पूछी जाती है उनके बारे में बात करेंगे कि महान हिमालय, ये बाह्य हिमालय की औसत ऊंचाई जो है ये 600 से 1500 मीटर है। देखिए औसत ऊंचाई लगभग मतलब पूछी नहीं जाती एग्जाम्स में, क्योंकि औसत में होती है तो ऐसा कोई फिक्स पूछा नहीं जाता है। बस आपको हल्का सा याद रखना है कि 600 से 1500 के बीच में है। आगे बात करें तो शिवालिक जो है पाकिस्तान के पोतवाड़ पठार से, ये पाकिस्तान का कौन सा पठार है? ये पोतवाड़ पठार से भारत में कोसी नदी तक निरंतर है। कोसी नदी तक निरंतर है। नदियों वाले टॉपिक में हम कोसी नदी का जो है अवस्थिति अच्छे से जानेंगे। उसके बाद बात करें, जैसे शिवालिक को अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग नाम से जाना जाता है। नाम कुछ यूँ है: डाफला, मिरी, अभोर, मिश्मी। ये अलग अलग पहाड़ियों के नाम हैं, मतलब श्रृंखला एक ही है पर पहाड़ियों के बीच में गैप होने की वजह से अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसकी विस्तृत चर्चा हम पूर्वांचल हिमालय वाले भाग में करेंगे। तो ये कुछ बातें हो गई बाह्य हिमालय से। औसत ऊंचाई 600 से 1500। शिवालिक ये पाकिस्तान के पोतवाड़ से कोसी नदी तक विस्तृत है और अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिरी, अभोर, मिश्मी इनके नाम से इसको जाना जाता है। तो पूर्वांचल हिमालय में इसकी थोड़ी सी विस्तृत बात करेंगे। तो ये पूर्वांचल हिमालय का एक नक्शा है, इसको थोड़ा ध्यान से देखें। पहले मैं आपको राज्यों से अवगत करवा दूं। आशा है कि आपने राज्यवार अध्ययन किया होगा तो आपको पता होगा कौन से राज्य की अवस्थिति कहाँ है। फिर भी एक बार दोहरान करते हैं। ये राज्य जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। हमने एक ट्रिक के बारे में बात की थी कि अरुण को नागमणि मिली। क्या मिली अरुण को? नागमणि। तो अरुण से अरुणाचल प्रदेश हो गया, नाग से नागालैंड हो गया, मणि से मणिपुर हो गया और मिली से मिजोरम हो गया। तो ये चारों राज्य जो है इस तरीके से क्रम में है। फिर यहाँ पर देखें आप, त्रिपुरा है, ये मेघालय और ये असम है। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, भारत का ऐसा राजनीतिक मानचित्र लेना है और ये पहाड़ियाँ है जैसे जैसे आपको अवस्थित करनी है। कई बार सुमेलित करने वाले किस प्रकार के प्रश्नों में, सुमेलित करने वाले प्रश्नों में अक्सर ये पूछा जाता है कि कौन सी पहाड़ी किस राज्य विषय से संबंधित है। तो आप थोड़ी इनकी राज्यवार स्थिति को ध्यान रखें। मैं आपका परिचय करवा दूं इन पहाड़ियों से। जैसे कि हमने बात की थी अभी कि बाह्य हिमालय में डाफला, मिरी, अभोर और मिश्मी, इसको शिवालिक को इधर इस नाम से जाना जाता है। तो वही पहाड़ियों के बारे में बात करेंगे। राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। राज्यवार आपको याद रखना अच्छे से। पहली है डाफला, फिर मिरी, फिर अभोर, फिर मिश्मी। ये नाम आपको, ये मैंने पश्चिम से पूर्व आपको बताए हैं। ये कौन सी दिशा है? पश्चिम, और ये पूर्व। तो आपको ये क्रम इसी तरीके से याद रखना। बड़े सिंपल से नाम है, अगर एक दो बार आप मानचित्र में इनको भरेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। तो एक बार पुनः दोहरान, डाफला, मिरी, अभोर, मिश्मी का संबंध है तो अरुणाचल प्रदेश से। ये तो होगी पहाड़ियाँ। एक नामचा बरवा करके एक पर्वत चोटी है। नामचा बरवा के इधर एक यंग्य दर्रा है जिससे ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ये फैक्ट हम ब्रह्मपुत्र नदी जब पढ़ेंगे तब अच्छे से याद करेंगे। उसके बाद पटकाई बूम पहाड़ियाँ हैं अरुणाचल प्रदेश के इस तरफ, आपको स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही होगी, पटकाई बूम है। अब बात करते हैं नागालैंड की। अच्छा, एक चीज़ आप इन राज्यों का क्रम अच्छे से याद रखें और ट्रिक आपके सामने ही है, अरुण को नागमणि मिली। नागालैंड की बात करेंगे तो सीधा सा है, नागालैंड नाम से कौन सी पहाड़ियाँ हैं? नागा पहाड़ी। कौन सी पहाड़ियाँ हैं? नागा पहाड़ी। फिर मणिपुर की बात करें तो मणिपुर पहाड़ी या लेमाटोल पहाड़ी, ये कहाँ स्थित है? मणिपुर पहाड़ी, मणिपुर या लेमाटोल पहाड़ी मणिपुर में स्थित है। उसके बाद मिजोरम की बात करें तो मिजो पहाड़ी या लुसाई पहाड़ी। आपको इनके उपनाम अच्छे से याद रखने। कई बार इनके उपनाम या जिन नामों से इनको और जाना जाता है उन्हीं से प्रश्न बनते हैं। तो मिजो या लुसाई पहाड़ी पूछ ले कहाँ स्थित है, तो मिजोरम में स्थित है। उसके बाद बात करें, ये राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? त्रिपुरा पहाड़ियाँ। अब एक चीज़ है कि
मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया। इनसे अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है या फिर गारो, खासी, जयंतिया है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखें, ये जो नाम जो है गारो, खासी, जयंतिया, ये यहाँ निवास करने वाली जनजातियों के नाम पर भी है। तो जब कभी सही या गलत कथन के संदर्भ में आ जाए, उदाहरण के लिए एक प्रश्न है कि गारो, खासी या जयंतिया है, सबसे पहला ऑप्शन दे दिया आपको कि ये पहाड़ियों के नाम है, दूसरा दे दिया जनजातियों के नाम है, तीसरा और चौथा कोई। अब इनमें से देखते ही आपको कथन लगेगा कौन सा सही, कि पहला ही सही है, जबकि उसमें अगर ऑप्शन होगा पहला व दूसरा तो आपको वो कथन सही करना है। तो आजकल परीक्षा का जो पैटर्न जो है, एग्जाम पैटर्न, वो थोड़ा सा बदल गया है। कथन दिए जाते हैं और कथन और कूट मिलान दिए जाते हैं। तो जितनी भी जानकारी मेरे द्वारा आपको दी जा रही है उसको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। आगे बात करें, ये असम है और असम और नागालैंड से जुड़ी हुई कुछ पहाड़ियाँ हैं। अच्छा, एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूं मैं कि जो प्राकृतिक जो स्थलाकृतियाँ हैं, जैसे पर्वत हो गया, पठार हो गया, आपने अधिकतर देखा होगा कि एक राज्य से दूसरे राज्य में फैला होता है। तो ऐसा संभव है क्योंकि जो राजनीतिक सीमा है वो मानव ने निर्धारित की है, और प्राकृतिक अगर कोई स्थलाकृति एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जा रही है तो उन दोनों में उसका नाम वर्णित होगा। तो इसी तरीके से ये मिकिर, रेगमा और बरेल, 3 नाम आपको दिख रहे होंगे अच्छे से। ये असम व नागालैंड में संयुक्त पहाड़ियाँ हैं। कहाँ कहाँ? असम व नागालैंड। तो मैं आपको एक बार आपको पुनः दोहरान करा दूँ राज्यवार। अरुणाचल प्रदेश में हमने बात की डाफला, मिरी, अभोर और मिश्मी, ये है जैसा जैसा आपको अपने मानचित्र में बनाना है। उसके बाद नामचा बरवा पर्वत चोटी, क्योंकि जब हिमालय की बात कर रहे थे तो सुलेमान पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक में हमने बात की थी, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में। इधर पटकाई बूम पहाड़ियाँ हैं। उसके बाद ये नागा पहाड़ी है, नाम से स्पष्ट है कौन से राज्य में है? नागालैंड में। फिर बात करें मणिपुर में, मणिपुर पहाड़ी या लेमाटोल पहाड़ी। उसके बाद मिजो पहाड़ी मिजोरम में, जिसको लुसाई पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। और देखते हैं कि असम और नागालैंड की संयुक्त पहाड़ियाँ कौन सी हैं। तो हो गए आपके मिकिर, नाम या अच्छे से याद रखना, मिकिर, रेगमा और बरेल, ये तीनों पहाड़ियाँ जो है असम और नागालैंड में संयुक्त रूप से पाई जाती हैं। उसके बाद मेघालय से परिचय करवाया था मैंने आपका गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों का। ये थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि जनजातियों के नाम भी हैं। और त्रिपुरा से त्रिपुरा पहाड़ी, तो ये आपको अच्छे से मानचित्र में नोट कर लेना है। चलिए आगे देखते हैं इनकी और क्या क्या विशेषता है। पूर्वांचल हिमालय की अन्य विशेषताओं की ओर चलते हैं। तो महान हिमालय को अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बूम पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि पटकाई बूम कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी हिस्से में। यहाँ पर पटकाई बूम की अवस्थिति है, तो आपको सीधे से क्लियर हो गया कि पटकाई बूम कहाँ है। उसके बाद हम बात करें कि महान हिमालय को नागालैंड में नागा पहाड़ी कहते हैं। नागा या नाग पहाड़ी कहीं लिखा मिलता है, नागा या नाग या नागा पहाड़ी। तो महान हिमालय को नागालैंड में नागा पहाड़ी या नाग पहाड़ी कहते हैं। फिर नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट सारामती, जो कि नागालैंड में स्थित है। ये थोड़ा सा तथ्य आपको याद रखना है। उसके बाद बात करें महान हिमालय को मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी या लेमाटोल पहाड़ी कहा जाता है, हमने देखा मणिपुर वाले हिस्से में। फिर बात करें मणिपुर पहाड़ी की तलहटी में, देखिए तलहटी के लिए जब किसी पहाड़ी या पर्वत की तलहटी होती है, ये मैं आपको शब्दों से परिचय करवा रहा हूँ। तो तलहटी को एक और नाम से जाना जाता है पर्वतपदीय क्षेत्र, पर्वतपदीय क्षेत्र, या अंग्रेजी में बात करें तो फुट हिल्स। तो पर्वत का जो या पहाड़ी का सबसे जो अंतिम हिस्सा होता है, मतलब उसके जहाँ से वो उत्थान हुआ उसका, ये क्या कहलाता है? पर्वतपदीय क्षेत्र या तलहटी। तो ये कुछ चीज़ें आ सकती है, अंग्रेजी में इसको फुट हिल एरिया कहते हैं। तो मणिपुर पहाड़ी की तलहटी में एक लोकतक झील है, इसको कई लोकटक या लोकतक कहा जाता है। ये मणिपुर में स्थित है, जिसमें केबुल लेमजो राष्ट्रीय पार्क स्थित है और जिसे तैरता हुआ पार्क भी कहते हैं। हुई ना आश्चर्य की बात कि राष्ट्रीय पार्क तैर कैसे रहा है? तो मैं आपके सामने इस चीज़ को क्लियर करूंगा अभी कि इसको तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क क्यों कहा जाता है। देखिए मणिपुर की तलहटी में लोकतक झील है और इसमें केबुल लेमजो राष्ट्रीय पार्क है, जिसे तैरता हुआ पार्क कहते हैं। अब जो इन्फॉर्मेशन है उसको ध्यान से सुनिएगा। जो भी चीज़ें
या जीव जंतु या पेड़ पौधे जल में तैरते हैं उन्हें प्लवक कहते हैं। अंग्रेजी में इसको प्लैंकटन कहा जाता है। तैरने वाले जीवों को क्या कहते हैं? प्लवक। तैरने वाले जीवों को प्लवक, और जो तैरने वाले पादप होते हैं उनको भी प्लवक कहा जाता है। अब ये प्लवक दो प्रकार के होते हैं। पहला है जंतु प्लवक, दूसरा है पादप प्लवक। ठीक है, फिर इनके कुछ और भाग होते हैं, जैसे जंतुओं में, जैसे पादपों में देखें तो धारा के साथ बहने वाले या जल में ही उगने वाले, वो पूरा अलग परिभाषा में हो जाता है। परंतु प्लवक, आप प्लवक से याद रखें, प्लवक क्या होता है? तैरने वाला। तैरने वाला जो होता है उसको क्या कहते हैं? प्लवक। और इस क्रिया को प्लावन क्रिया कहा जाता है। दो प्रकार के होते हैं, जंतु प्लवक और पादप प्लवक। तो ये झील है और झील में विभिन्न प्रकार के जंतु तैरते रहते हैं और यहाँ ऐसी वनस्पतियां पाई जाती है जो जल में हमेशा तैरती हुई दिखाई देती है। और यहाँ की विविधता देखते हुए इसको राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया है। इसलिए याद रखें, केबुल लेमजो राष्ट्रीय पार्क स्थित है, जिसे तैरता हुआ पार्क भी कहते हैं। एक छोटी सी ट्रिक तो क्या है, पर आप इससे याद रख सकते हैं। जैसे आपने केबल देखी होगी, आपके आसपास खंभों पर केबल लटकती रहती है, तो केबल हवा में तैरती रहती है, तो केबल से आप केबुल याद रख सकते हैं और तैरने से तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क याद रख सकते हैं। तो ये तो बात हो गई मणिपुर की तलेटी में लोकतक झील है, जिसमें एक पार्क है जिसमें प्लावक पाए जाते हैं, इसलिए उसे जो तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कहते हैं। आगे बात करें, महान हिमालय को मिजोरम में मिजो पहाड़ी या लुसाई पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। मुझे आशा है कि आपको स्थिति अवस्थिति क्लियर हो पा रही होगी कि मिजोरम कहाँ है और मिजो पहाड़ी कहाँ स्थित है। उसके बाद मिजो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी ब्लू माउंटेन है। आप एक काम करें, जैसे कि हम जैसे जैसे आगे पढ़ते जा रहे हैं भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में, इसमें क्या है कि आपको अलग अलग पर्वतों की अलग अलग ऊंची चोटियाँ मिलेंगी। तो आप एक पूरे उसको सारणीबद्ध कर लें ताकि आप जब रिवीजन करें तब आपको आसानी हो। उसके बाद बात करेंगे, शिवालिक को अरुणाचल प्रदेश में डाफला मिरी अभोर मिश्मी के नाम से जाना जाता है और वहाँ की स्थानीय जनजातियों के आधार पर इसे जाना जाता है। तो ये सब चर्चा हमने कर ली है। आपने अभी पढ़ते हुए एक चीज़ नोट की होगी कि जब कोई चीज़ हम नक्शे में अच्छे से समझ लेते हैं, कोई फैक्ट, तो उसकी थ्योरी पढ़ने में आसानी हो जाती है। तो हमारा जो अध्ययन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए कि मानचित्र के आधार पर तथ्य याद करें और कंसेप्ट याद रखें। तो आगे बात करेंगे, गारो, खासी व जयंतिया आदि पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। अब गारो, खासी, जयंतिया कौन सी है? हमने बात की कि गारो, खासी और जयंतिया जो मेघालय में स्थित है। तो ये पहाड़ियां जो है ये हिमालय का भाग नहीं होके किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का। और यहीं से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि दे देंगे, या तो आपको बेमेल छांटने के लिए दे देंगे या इनके बारे में सही और गलत कथन कुछ भी दे सकते हैं। प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है, आपको बस फैक्ट याद रखना है। और फैक्ट ये है कि गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ हिमालय का हिस्सा न होकर प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। तो और भी इंफॉर्मेशन देखते हैं इसके बारे में। गारो, खासी, जयंतिया मिलकर शिलोंग का पठार बनाती हैं। शिलोंग का पठार हम पढ़ेंगे आगे चलकर पठारी क्षेत्रों में। तो शिलोंग का पठार आप याद रखें, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ मिलकर बनाती हैं। शिलोंग के पठार की सबसे ऊंची चोटी नोकरेक है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नोकरेक है। अच्छा, सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान, एक तो हो गया आपका मासिनराम, एक हो गया चेरापूंजी। कहाँ स्थित है? मेघालय में। अच्छा, कितनी बारिश होती है? तो 1141 सेंटीमीटर वर्षा वार्षिक दर के हिसाब से होती है। तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछ ली जाए, मासिनराम है। और कहाँ स्थित है? तो क्या जवाब देंगे? मेघालय में, खासी पहाड़ियों में स्थित है। मेघालय तो याद होता है, पर इससे भी डीप फैक्ट क्या है कि ये खासी पहाड़ियों में स्थित है। उसके बाद आगे बात करेंगे, हिमालय का लगभग हमने विवरण पढ़ लिया है कि हिमालय हमने पढ़ा ट्रांस और पार हिमालय। उसके बाद हमने बात की हिमालय की। अब एक वर्गीकरण जो एक भूगोलवेत्ता हुए सिडनी बुरार्ड, उन्होंने नदियों की अवस्थिति के आधार पर हिमालय का विभाजन किया है। सिडनी बुरार्ड के वर्गीकरण से भी अक्सर प्रश्न आते हैं, तो हम बात करेंगे सिडनी बुरार्ड के वर्गीकरण की। अच्छा, एक चीज़ आप कभी घबराना नहीं कि इतने सारे वर्गीकरण कैसे हैं। जैसे जैसे आप नक्शे में फिल करते जाएंगे आप और भी अच्छे समझते जाएंगे। देखिए, कोई भी वर्गीकरण जब किया जाता है तो अध्ययन की सुगमता के हिसाब से किया जाता है। तो बात करेंगे सिडनी बुरार्ड महोदय का हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। तो आपको एक चित्र दिख रहा होगा कि
ये हिमालय है, हिमालय में ये आपको महान, ये मध्य और ये आपको बाह्य हिमालय दिख रहा होगा जिसको शिवालिक भी कहा जाता है। तो हिमालय की श्रेणी आपको क्लियर हो गई कि किस प्रकार से हमने जो पढ़ी उसी हिसाब से श्रेणियां हैं। परंतु सिडनी बुराड़ ने क्या किया कि यहाँ से जो नदियाँ प्रवाहित होती है, जैसे कि ये नदी हो गई, इन नदियों के आधार पर हिमालय को बांटा है। तो अब चित्र में आपको स्पष्ट तौर पर दिख रहा होगा कि ये कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी, और ये कौन सी, तीस्ता, काली, सतलुज और सिंधु। तो सिंधु से प्रारंभ करते हैं। तो सिंधु और सतलुज नदी के बीच के भाग को इन्होंने कहा पंजाब हिमालय। आगे देखते हैं, सतलुज और काली के बीच को क्या कहा, तो इन्होंने कुमाऊं हिमालय का नाम दिया। काली और तीस्ता नदी के बीच को इन्होंने कहा नेपाल हिमालय, और फिर तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच को कहा असम हिमालय। मैंने साथ में इनकी चौड़ाई भी लिख ली है। ये पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर चौड़ाई लिए हुए हैं, कुमाऊं हिमालय 320, नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर और असम हिमालय 750 किलोमीटर। तो आपको किलोमीटर इतना याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस आप नदियों के नाम अवश्य याद रखें। और वो कब याद रहेंगे, जब ये फैक्ट जो मैंने आपको बताया है इसको आप अच्छे से एक बार रेखाचित्र बनाएंगे, एक दो बार इसकी पुनरावृत्ति करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। अब बात करते हैं तथ्यों की ओर। सिडनी बुराड़ ने हिमालय को 4 भागों में विभाजित कर दिया है, ये हमने अभी देखा। पहला कौन सा, पंजाब हिमालय, ये पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल, ये कुमाऊं, नेपाल और असम। अब बात करें कि नेपाल हिमालय की औसत ऊंचाई सबसे अधिक है। इन चारों क्षेत्रों में सबसे अधिक ऊंचाई लिए हुए कौन है, तो नेपाल हिमालय, क्योंकि विश्व के सर्वोच्च शिखर इसी पर स्थित है। तो ये तो बात की हमने पूर्व से पश्चिम। ये क्रम कौन सा है, ये क्रम हमने बात की नहीं, पूर्व से पश्चिम नहीं, पश्चिम से पूर्व, ये थोड़ा सा याद रखें। ये क्रम है पश्चिम से पूर्व का। आप देख पा रहे होंगे इधर पश्चिम दिशा है और इधर पूर्व दिशा है। पर ये जो हमने विभाजन किया है ये ऊंचाई के नहीं, क्षेत्रफल के आधार पर घटते हुए क्रम में किया है, जिसमें सबसे ज्यादा क्षेत्रफल नेपाल हिमालय का आप इसमें देख रहे होंगे 800 किलोमीटर है। असम सेकंड नंबर पे आता है, इसका 750 है। थर्ड नंबर पे पंजाब 560 और अंत में कुमाऊं 320 किलोमीटर। तो एक क्षेत्रफल के आधार पर घटते हुए क्रम में है। आगे बढ़ते हैं, पंजाब हिमालय के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। ये वही जानकारी है जो हमने अभी बात की कि पहला तो सिंधु और सतलज नदियों के बीच में स्थित है, आप अच्छे से समझ ही गए हैं। अच्छा, एक चीज, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर पर्वत श्रृंखला पंजाब हिमालय का भाग है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये हम बात कर चुके हैं उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में। अब बात करें कुमाऊं हिमालय में, तो सतलुज से काली के बीच का भाग, सतलुज नदी से काली नदी के बीच का जो भाग है वो आपका कुमाऊं हिमालय कहलाता है। और आगे बात करें कि कुमाऊं हिमालय का पश्चिमी भाग गढ़वाल तथा पूर्वी भाग कुमाऊं कहलाता है। यानी कुमाऊं हिमालय का पश्चिमी भाग जो है उसको गढ़वाल कहते हैं, गढ़वाल, और पूर्वी भाग कुमाऊं कहलाता है। ये पूर्वी हो गया और ये पश्चिमी भाग हो गया। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा समझने वाली बात है नहीं। आगे बढ़ते हैं, कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी, हम पूर्व में भी बात कर चुके हैं, जिसकी ऊंचाई कितनी है 7817 मीटर। जितनी भी ऊंचाई हम देखेंगे वो मीटर के अंतर्गत ही होगी। फिर देखें, कुमाऊं हिमालय से गंगा यमुना जैसी नदियां प्रवाहित होती है। तो गंगा और यमुना किस हिमालय से निकलती है, तो कुमाऊं हिमालय वाले भाग से। फिर देखें, भीमताल, नैनीताल, सतताल, ये ताल यानी तालाब इस नाम से जिले भी हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ पर्वत भी इसी श्रृंखला में आते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली कुमाऊं हिमालय की। अब आगे बात करते हैं नेपाल हिमालय की। तो नेपाल हिमालय की अवस्थिति हमने देखी, उसकी चौड़ाई भी जान ली है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेपाल हिमालय काली तथा वितस्ता नदियों के बीच में है। वितस्ता नहीं होकर तीस्ता होगा यहाँ पे। हिमालय की औसत ऊंचाई सबसे अधिक नेपाल में है, हमने पूर्व में ही बात कर ली। ऊंचाई सबसे ऊंचा क्षेत्र कहाँ है, ये नेपाल में। फिर बात करें हम, नेपाल में है। फिर बात करें कि माउंट एवरेस्ट भी इसी भाग में है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर बात करें असम हिमालय, यानी असम वाले क्षेत्र में मिलेगा ये। तो तीस्ता नदी तथा ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच का क्षेत्र है। सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश में फैला हुआ है। हमने बात कर ली पूर्वोत्तर राज्यों में।
अच्छा एक चीज, अगर आपको मानचित्र अच्छे से याद होगा तो आप देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे राज्यों के नाम आ रहे, सिक्किम आया तो आपके दिमाग में सीधा क्लिक हुआ कि सिक्किम कहाँ है। असम आया तो असम की अवस्थिति स्पष्ट हुई, और अरुणाचल प्रदेश सुन के आपको पता चला कि अरुणाचल प्रदेश तो पूर्वोत्तर भाग का हिस्सा है। तो यही मतलब फायदा है किसका, नक्शा अच्छे से याद करने का। नक्शा जब अच्छे से याद होगा तो भूगोल अच्छे से याद होगी, और भूगोल जब अच्छे से याद होगी तो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में आपका चयन होने से कोई नहीं रोक सकता। कारण ये है कि भूगोल विषय सबको आधार प्रदान करती है। फिर असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर, ये हमने बात कर ली है। इसके अलावा नामचा बरवा, कुला कांगड़ी और चोमू लहरी भी प्रमुख चोटियां। ये खाली आपको नाम याद रखना है, इनकी प्रॉपर एग्जैक्ट अवस्थिति थोड़े बड़े स्तर के एग्जाम से पूछी जाती है, तो आप देख लें, इतना कोई खास नहीं है, पर सुमेलित करने के हिसाब से पूछा जा सकता है। अब बात करें उत्तर के पर्वतीय प्रदेश, कंप्लीट हो चुका है। हमने बात की थी कि भारत को 5 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। सबसे पहला था उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, फिर उत्तर का मैदान, उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप, जिसमें से पहला भाग हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। उसके बाद बात करते हैं उत्तरी मैदान की। तो देखेंगे मैदान का निर्माण कैसे होता है, इसकी क्या विशेषता है, तो ये बात करेंगे। उत्तर का मैदानी प्रदेश, अब मैदान 2 प्रकार से बनता है। मैदान जब बनता है तब 2 प्रकार से बनता है। अब अपर्दन क्रिया द्वारा और अवसादों के निक्षेपण से। भूगोल में कई बार शब्दावली से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं और गलत कर दिए जाते हैं। यकीन रखिए, हम एक एक शब्दों को अच्छे से याद, एक एक शब्द को अच्छे से पढ़ते हुए समझते हुए चलेंगे। आप बस हमारे साथ बने रहें और इन चीज़ों को अच्छे से समझते रहें। अपर्दन, अब अपर्दन क्या होता है कि जब कोई चट्टान जैविक या रासायनिक क्रिया द्वारा टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो उसको क्या कहते हैं, अपर्दन कहा जाता है। आपने देखा होगा मृदा अपर्दन, जैसे कि ये कोई स्थल खंड है, इसके ऊपर ये कोई है चट्टान या मिट्टी है, ये किसी भी माध्यम द्वारा टूटेगी और टूट-फूट होकर जब ये प्रवाहित होगी या एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगी तो इसको क्या कहते हैं, अपर्दन क्रिया। अच्छा, अवसादों के निक्षेपण से। अब अवसाद क्या होते हैं, हमने कल भी बात करी थी कि जब हम उत्तरी मैदान कैसे बना उसके बारे में बात कर रहे थे, तो हमने बात की कि नदियाँ अपने साथ जल के अलावा जो भी वस्तुएं साथ लेकर आती है तो वो किस श्रेणी में आती है, अवसादों की श्रेणी में। तो अवसाद तो वो चीज़ें हो गई। अवसादों में क्या क्या है आपके, मिट्टी, कंकड़ पत्थर, पेड़ पौधे, जीव जंतु। यूं समझ लें कि नदी अपने जल के अलावा जो भी अपने साथ बहा कर ला रही है तो वो क्या कहलाएगी, वो अवसाद कहलाएंगे। अब निक्षेपण क्या होता है, इस शब्द को भी थोड़ा ध्यान रखें। निक्षेपण का अर्थ होता है जमना, मतलब जमना या इकट्ठा होना। तब कुछ मित्रों का सवाल ये होगा कि नदी जब पहाड़ से अवसाद अपने साथ लाती है तो समुद्र में अपने साथ क्यों नहीं ले जाती, वो वहां मैदान में छोड़कर क्यों जाती है। तो इस पर भी बात करेंगे। जैसे कि ये कोई पर्वत मान लें आप, ये कोई पर्वत है और ये मैदानी क्षेत्र है और ये समुद्री क्षेत्र है जहाँ जाके वो किसी सागर में मिल रही है। थोड़ा सा ध्यान देवे। अब बात की हमने कल की, जैसे वर्षण होता है, वर्षण हुआ तो मिट्टी बही, पानी, यहाँ तीव्र ढाल है, ढाल कैसा है, तीव्र ढाल के कारण पानी की गति अधिक होगी, तीव्र ढाल के कारण पानी की गति अधिक होगी, और जब पानी अधिक गति के साथ आएगा तो अपने रास्ते में जो भी आएगा उसको अपने साथ ले जाएगा। अब तीव्र गति क्यों है, ढाल के कारण। अब आगे कहानी देखिए, जब नदी पर्वत से उतर जाती है तब ये मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है, और मैदानी क्षेत्रों में ढाल होती है क्या, मैदानी क्षेत्रों में ढाल प्रवणता न के बराबर होती है, ये समतल होते हैं। तो समतल जगह पे आके जब नदी की शक्ति क्षीण हो जाती है तो धीरे बहना शुरू करती है, तब उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं होती कि अवसादों को अपने साथ, जहाँ वो सागर में गिर रहे हैं कहीं विलीन हो रही वहाँ तक ले जाए। तो वो क्या है कि धीरे धीरे अवसादों को इस भाग में इकट्ठा करना शुरू करती है। तो यहीं से वापस समझेंगे कि मैदान का निर्माण कैसे होता है, अपर्दन द्वारा। अपर्दन मैंने आपको बता दिया, चट्टाने, मिट्टी टूट फूट होकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, चाहे माध्यम कोई सा भी हो, तो उसको क्या कहते हैं, अपर्दन। अब आपने देखा पर्वत से मिट्टी और अवसाद टूटे, अपर्दित हुए जल के साथ में। अब अवसादों के निक्षेपण से,
खाली अपर्दन से कुछ नहीं होता, जितने भी अवसाद होंगे वो जब एक जगह जाके इकट्ठे होंगे तब मैदानों का निर्माण होगा। अवसाद यहाँ से आए और यहाँ इकट्ठे होने लग गए, नदी तो चली गई, नदी जल, और अवसाद यहाँ रह गए, तो यहाँ जो है ये मैदान का रूप ले लेता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि नदी किस प्रकार अपने साथ अवसाद लाती है, अपर्दन क्या है, अवसाद क्या है और निक्षेपण क्या है। ये तीनों शब्द हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। आगे बात करते हैं कि उत्तर का मैदानी भाग। अब जब मैदान की बात कर रहे हैं, हमने बात की कि अपर्दन द्वारा इसका निर्माण हो रहा है। अब अपर्दन ऐसे तो हो नहीं सकता, नदियाँ अपने साथ जल लाएगी। तो बात करते हैं ये मैदान कौन कौन सी नदियों के जल द्वारा जो अवसाद लाया गया उससे निर्मित हुआ। तो पहली बात करें सिंधु नदी, दूसरी है गंगा नदी तथा ब्रह्मपुत्र नदी। ये तीन नदियां जो बड़ी नदियां हैं, देखिए इनकी कुछ सहायक नदियां भी होंगी, वो हम बात करेंगे नदियों वाले बिंदु में। तो ये तीन नदियां अपने अवसाद लाकर इकट्ठा करती है और उससे किसका निर्माण हो रहा है, उत्तर के मैदानी भाग का। अब मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, जैसे संपूर्ण भारत के अगर भागों को मैं इस प्रकार से बनाऊं तो ये आपका, जैसे भारत को अपन उत्तर से दक्षिण ऐसे पढ़ते हैं, इस एरो को अगर मैं यूं ले जाऊं, यानी आप देखेंगे ये हिमालय हो गया या पर्वतीय प्रदेश हो गया, पर्वतीय प्रदेश, यहाँ जाके मैदान है और ये पठार इससे थोड़ा सा ऊपर है और यहाँ समुद्र है। तो भारत की लगभग ऐसी कुछ अवस्थिति है। आप देख पा रहे होंगे कि अपन पढ़ते उत्तर से दक्षिण में, मैंने आपको इसको थोड़ा सा इस तरह से करके बताया है। तो ये पर्वत हो गए, ये मैदान हो गए, ये मैदान, ये हो गया आपका पठार और ये समुद्र, ऐसे ही है। अब देखें कि यहाँ से जो है ये सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियाँ आके बहती है। अब नदियाँ अपने साथ क्या है कि अवसाद लाके इकट्ठा किया। हमने हिमालय के निर्माण की बात की थी कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन के नीचे धसी, तो हिमालय का भाग तो ऊपर उठ गया, यहाँ एक धसा हुआ भाग रह गया। उस धसे हुए भाग की पूर्ति किसने की, सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो अपने साथ अवसाद लेके आई। नदियाँ अपने साथ अवसाद लाती, इस भाग में इकट्ठा करती और फिर उधर से बह के समुद्र में चली जाती। तो ये बात होगी कि उत्तरी मैदान का निर्माण किन किन नदियों से हुआ है। अब विस्तार की बात करें तो इसकी लंबाई जो है, लंबाई मतलब जैसे भारत को अगर इस प्रकार से देखा जाए तो लंबाई जो है वो है 3200 किलोमीटर। मतलब लंबाई की हम बात करें तो ये बात कर रहे हैं पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम। अब चौड़ाई है उत्तर से दक्षिण में 150 से 140 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। अब गहराई, अब आप देखेंगे मैदान में गहराई कैसे होगी, क्योंकि मैदान तो हमें समतल दिख रहा है, परंतु हम बात कर रहे हैं मैदान बनने से पहले की। तो ये जो खाली भाग या धसा हुआ भाग था, ये लगभग कितना गहरा था, 1000 से 2000 मीटर, यानी 1 से 2 किलोमीटर लंबा जो है यहाँ पर एक पूरा धसा हुआ भाग था। और उस भाग को आज किसने भर दिया है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों द्वारा लाए गए अवसादों ने। ये बात होगी, गहराई से तात्पर्य समझ गए कि ये मैदान जब मूल जो है वो कितना गहरा है, 1000 से 2000 मीटर तक। आगे बात करें कि उत्तर के मैदानी भाग का सबसे ऊंचा क्षेत्र अंबाला सहारनपुर क्षेत्र है, इसलिए जल विभाजक का कार्य करता है। अब जल विभाजक क्या होता है उसकी भी बात करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। हर एक भौगोलिक शब्द जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, आपके ज्ञान में अभिवृद्धि करेगा, उसके बारे में निश्चित रूप से बात की जाएगी। तो बात करें जल विभाजक की, तो कुछ तो आपको नाम से ही स्पष्ट हो गया होगा कि जल को बांटने वाला, जल को विभाजित करने वाला। अब बांटे कैसे, विभाजित कैसे करें, मैं आपको एक उदाहरण द्वारा समझाता हूं। जैसे ये कोई पर्वतीय भाग है, या पर्वतीय भाग को छोड़े आप, जैसे ये कोई ऊपर उठा हुआ भाग है, ये जैसे कोई ऊपर उठा हुआ भाग है, इंग्लिश में अपलैंड कहते हैं इसको, ठीक है, और हिंदी में कहें तो उत्थान हुआ भाग, यानी ऊपर उठा हुआ भाग है। अब जैसे क्या है कि यहाँ जैसे बारिश हुई, ये बादल है, जैसे यहाँ बारिश होती है, वर्षण, तो ये इधर का पानी इधर भेजता है और पूर्व का पानी पूर्व में, मतलब पानी का विभाजन कर रहा है। कोई भी ऊपर उठा हुआ भाग होगा तो हमेशा वो जल का विभाजन करेगा। ये आपने इस चित्र में देखा, तो इसी को क्या कहते हैं, जल विभाजक। ठीक है, क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। तो उत्तर के मैदानी प्रदेश में हमने जाना कि आखिर ये बना कैसे, अपर्दन क्या होता है, अवसाद क्या होते हैं, निक्षेपण क्या होता है, और कौन कौन सी नदियां हैं जो उत्तर के मैदान के निर्माण में उत्तरदायी हैं। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये तो हो गई कुछ कंसेप्ट की बात। देखिए भूगोल में दो ही चीज़ें चलती हैं, एक तो चलता है कंसेप्ट, एक चलता है फैक्ट।
फैक्ट में आपको कुछ समझना नहीं होता, फैक्ट को बस अच्छे से याद रखना होता है। और समझने की कड़ी क्या है? कंसेप्ट। कंसेप्ट अगर आपको याद होगा तो फैक्ट अच्छे से याद रहेंगे, और फैक्ट अच्छे से याद रहेंगे तभी कंसेप्ट प्रभावी होगा। तो दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों को आपको साथ लेकर चलना है, और इनको जोड़ने की कड़ी का काम कौन करेगा? मानचित्र। अब आगे बात करते हैं कि उत्तर के मैदानी भाग को 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहले बात करें बाबर, तराई, और तीसरा है जलोढ़ मैदान, जिसके भी भाग है खादर और बांगर। तो कईयों को कंफ्यूजन होता है कि यार ये बाबर क्या है, तराई क्या है सर, जलोढ़ मैदान तो पता है पर उसमें खादर और बांगर क्या है। निश्चिंत रहिए, हम एक एक चीज बिल्कुल शून्य से समझते हुए चलेंगे। आप बस फोकस रखें और देखें। बाबर, तराई और जलोढ़ मैदान, शब्दों को बाद में देखेंगे, पहले मैं आपको कुछ स्थलाकृतियां बताता हूं और फिर उसको शब्दों से हम जोड़ेंगे। तो जैसे ये कोई पर्वत है, ठीक है, ये कोई पर्वत श्रृंखला है। तो एक चीज आप देखेंगे कि जैसा कि मैंने बताया कि नदियां जब अपने साथ नदियां जब पर्वतीय क्षेत्र से नीचे उतरती है तो ढाल ज्यादा होती है, और ढाल ज्यादा होने से उनका वेग अधिक होता है, और वेग अधिक होने के कारण बड़े बड़े पत्थर, कंकड़ जो भी मिलता है अपने रास्ते में वो नीचे बहा के ले आती है। तो बात करें कि सबसे पहले भाग में नदी जब मैदानी क्षेत्र में आएगी तब यहाँ जो पत्थर होंगे वो होंगे बड़े बड़े। जाहिर सी बात है बड़े पत्थर यहाँ रहेंगे क्योंकि वो भारी है तो जल के साथ आगे नहीं जा सकते। कुछ दूर छोटे पत्थरों की एक श्रृंखला होगी क्योंकि नदी की शक्ति क्या धीरे धीरे कम पड़ रही है। इसको आप नदी की शक्ति से कंपेयर करें, ढाल जैसे जैसे कम होगा नदी की भार वहन करने की क्षमता कम हो जाएगी। किसकी क्षमता कम होगी? भार वहन। भार वहन का क्या मतलब है कि अवसादों को अपने साथ नहीं ले जा सक रही, उसमें असमर्थ है। कारण क्या है? भार वहन कम होगा, कारण क्या है कि ढाल कम, और ढाल कम तो गति कम। जब ढाल कम होगा तो गति कम होगी, गति कम होगी तो भार वहन कम होगा, और भार वहन कम क्यों है? क्योंकि ढाल कम है। ये सीधी स्पष्ट बात है। तो हमने देखा कि सबसे पहले वाले एरिया में इलाके में क्या होगा कि बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों का जमा होगा, बड़े बड़े पत्थर होंगे। उसके बाद नदी में जो थोड़ी बहुत शक्ति रहेगी तो कुछ छोटे छोटे, इससे अपेक्षाकृत छोटे, बिल्कुल छोटे नहीं पर इससे अपेक्षाकृत छोटे पत्थरों के टुकड़े और मिट्टी मिलेंगी, और उसके बाद जो है नदी की बिल्कुल क्षमता खत्म हो जाती है। उसके बाद आपको बारीक मतलब इससे अपेक्षाकृत मिट्टी के छोटे कण मिलेंगे। यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया। वापस पुनः दोहरान करता हूँ। नदी ऊपर से आई, डाल अधिक था, शक्ति अधिक थी, अधिक बार लेके आई, वजनदार चीजें पर्वत के पास ही रह गई। जैसे जैसे ढाल कम होता जा रहा है मिट्टी के कणों में गिरावट, मतलब उसकी मोटाई में गिरावट आ रही, छोटे छोटे कण बनते जा रहे हैं। तो इस क्षेत्र को कहेंगे भाबर, इस क्षेत्र को कहेंगे भाबर, और इस क्षेत्र को कहेंगे तराई, और इस क्षेत्र को कहेंगे जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान इसको कहेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भाबर क्या है, तराई क्या है और जलोढ़ मैदान क्या है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकायदा आपके जो भी डाउट होंगे उनको हम अगली क्लास में क्लियर करेंगे। अब ये तो हमने बात कर ली कि स्थलाकृतियां होती क्या है। अब इनसे जुड़े हुए कुछ तथ्य हम पता करते हैं। तो जैसे पहला हो गया भाबर। भाबर आपको पता है कि कंकड़ पत्थर मिलेंगे बड़ी साइज के। तो भाबर क्या है? शिवालिक के गिरिपाद में 3 हिमालय की हमने श्रेणियां पढ़ी, बृहत, मध्य, अंत में क्या था? शिवालिक। तो ये जो भी आपको भाबर वाला ये मिलेगा, ये जो सिचुएशन स्टार्ट होगी ये कहाँ से होगी? शिवालिक के दक्षिण में। तो शिवालिक के नीचे वाले हिस्सों में ये सारा मैदान बनना शुरू होगा, क्योंकि शिवालिक तक तो इसकी ढाल ज्यादा रहती है, तो शिवालिक तक ये पहाड़ी क्षेत्र में आता है, फिर मैदानी क्षेत्र शुरू होता है। तो तथ्य भी वही कह रहा है कि शिवालिक के गिरिपाद में। अच्छा, एक शब्द हो रहा है गिरिपाद। गिरि का मतलब होता है पर्वत। हमने बात की पर्वतपदीय क्षेत्र या फुटहिल एरिया। तो गिरिपाद का मतलब होता है पर्वत के नीचे का हिस्सा। ये देख पा रहे होंगे। तो हमने सीधी सी बात की कि शिवालिक के गिरिपाद में 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई में, इसकी चौड़ाई कितनी? लगभग 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई में स्थित है। एक चीज और,
इस भाग की पारगम्यता अधिक होने के कारण हिमालयी नदियां विलुप्त हो जाती है। अब ये पारगम्यता शब्द आपको परेशान कर रहा होगा। पारगम्यता का मतलब है, पार का मतलब क्या होता है, आर पार, और गम्यता का मतलब जाना, सीधी सी बात है। अच्छा, आपने एक चीज नोट की होगी कि आप अगर जो चिकनी मिट्टी होती है उसमें अगर जल डालें तो धीरे धीरे अवशोषित होता है, और रेत में डालते ही जल अंदर चला जाता है। कारण क्या है? कारण सीधा सा है कि जहां मिट्टी के कण बड़े बड़े होंगे, दूर दूर होंगे, तो जैसे जल आएगा तो जल क्या है कि यहाँ वाहिकाओं के माध्यम से अंदर उतर जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कुछ कण है, मिट्टी के या चट्टानों के टुकड़े, आप कुछ भी मान सकते हैं, मतलब कण क्या है, दूर दूर है। तो इस पे जब जल डाला जाएगा तो जल क्या करेगा, इनमें से होके अंदर चला जाएगा। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से जल इन चट्टानों के बीच में से होकर अंदर जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, पारगम्यता। इसको क्या कहा जाता है, पारगम्यता। तो आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि पारगम्यता क्या है। अब पुनः फैक्ट पे बात करते हैं कि इस भाग की पारगम्यता अधिक होने के कारण क्या होता है, हिमालयी नदियां विलुप्त हो जाती है। विलुप्त होने का मतलब गायब। कैसे? यहां से कोई नदी आई, इसको इमेजिन कर ले कि ये भाग ये है, यहाँ से कोई नदी आई तो उसका पानी यहाँ से होकर सीधा अंदर चला जाएगा, चट्टानों के अंदर पानी चला जाएगा, क्योंकि इसकी पारगम्यता क्या है, अधिक है। अधिक पारगम्यता है तो नदियाँ अंदर जाती है, मतलब विलुप्त हो जाती है। अच्छा, विलुप्त हो गई तो क्या, इस तराई क्षेत्र में आके वापस बाहर निकल जाती है। कारण कि यहाँ पर कण अपेक्षाकृत छोटे हैं तो नदी का जल भी बाहर आ जाता है। वही चीज है कि तराई भाबर के दक्षिण क्षेत्र में 15 से 20 किलोमीटर चौड़ा भाग, ये कितना चौड़ा है, 15 से 20 किलोमीटर चौड़ा है। क्या है, तराई भाबर के दक्षिण में 15 से 20 किलोमीटर चौड़ा भाग, जिसमें हिमालयी नदियां अनियमित धाराओं में पुनः दिखाई देती। अनियमित कैसे, क्योंकि पत्थर पड़े। अनियमित का सीधा सा मतलब है, अनियमित का अर्थ यह है कि नदी एक किसी धारा, जैसे नदी जा रही है, ये वेग है, ये तो होगी नियमित धारा, पर ये अनियमित क्यों लिखा है, क्योंकि तराई क्षेत्र में भी कंकड़ पत्थर तो होंगे, जैसे कंकड़ पत्थर है, पर ये छोटे छोटे हैं। तो नदी क्या है कि ये इधर से आगे बढ़ गई, यहाँ से यूं बढ़ गई, तो ये धारा क्या है कि अनियमित धारा, समझ गए कि अनियमित धाराओं के रूप में पुनः दिखाई देती है। तो प्रश्न आया कि कौन से स्थलाकृतिक भाग में नदियां विलुप्त हो जाती है, तो सीधा सा बिना सोचे समझे आपका उत्तर क्या आ जाना चाहिए, भाबर में नदियां विलुप्त होती है। और कहाँ पुनः दिखाई देती है, तो तराई में। आशा करता हूँ यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब तराई में क्या है, वनस्पतियों एवं वन्य जीवों से समृद्ध क्षेत्र होता है, और गन्ना, चावल तथा गेहूं की खेती। अब वनस्पतियाँ क्यों, क्योंकि यहाँ से पहाड़ से आई हुई मिट्टी भी है जो कि उपजाऊ है। अब पर्वतीय मिट्टी उपजाऊ क्यों मानी जाती है, आपने सुना होगा कि जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा उसे कहते हैं जो जल अपने साथ बहाकर लाता है। अब जलोढ़ मृदा उपजाऊ क्यों है, कारण यह है कि नदी जब पहाड़ से आई, सबसे पहली चीज वो करेगी कि उसकी मृदा की जितनी भी उपजाऊ परत है उसको अपने साथ बहा कर लाई। दूसरा, वहाँ पेड़ पौधों के अंश जो जीवाश्म है, ह्यूमस जो है, उनको अपने साथ बहा कर लाई, और जो भी खाद वहाँ पर होता है प्राकृतिक रूप से उसको भी बहा कर लाती है। तो इस तरीके से मिट्टी समृद्ध होने की वजह से यह वन्य जीवों से भी समृद्ध है, और वनस्पतियाँ भी बहुत होती है। और फसलों की बात करें तो गन्ना, चावल तथा गेहूँ जो है ये अच्छे से यहाँ पर होता है। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो आगे बात करेंगे हम जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान तीसरे नंबर का बिंदु है। भाबर समझ लिया, तराई समझ लिया, जलोढ़ मैदान। अब जलोढ़ मैदान कौन सा है, हम बात करने वाले इस मैदान की। इस मैदान, तो एक चीज तो आपको देखते ही क्लियर हो रही होगी कि मिट्टी के कणों या पत्थरों की साइज जो है धीरे धीरे छोटी होती जा रही, रिड्यूस होती जा रही। तो एक सिंपल सा फैक्ट तो आपको वैसे ही याद हो गया। अब आगे बात करेंगे कि खादर और बांगर क्या है। ठीक है, अब जलोढ़ मैदान। अब जलोढ़ मैदान सीधी सी बात है कि जलोढ़ मैदान नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से बनता है। तो ये फैक्ट आपको समझने में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता है अवसाद क्या है और निक्षेपण क्या है। तो नदियां अपने साथ जो भी अवसाद ला रही है उससे क्या बन रहा है, जलोढ़ मैदान। उसके बाद बात करें, जलोढ़ मैदान जलोढ़ मृदा से बने हुए होते हैं। ये भी हमने समझ लिया कि जलोढ़ मृदा क्या होती है। जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है, खादर और बांगर। ठीक है, इसको भी समझेंगे क्या है, थोड़ा सा विवरण पढ़ लेते हैं। खादर मृदा क्या है कि नदियों के किनारों पर हर साल आने वाली बाढ़ से जो मृदा बनती है, कहाँ बनती है, नदियों के किनारों पर हर साल जो बाढ़ आती है, बाढ़ यानी जल का स्तर उच्च होना,
उसे खादर कहते हैं, अधिक उपजाऊ होती है। अब बांगर मृदा क्या है, नदी किनारे के ऊपरी भागों में जो मिट्टी होती है उसे पुरानी जलोढ़ मृदा करते हैं, कम उपजाऊ होती है। बात करते हैं खादर और बांगर क्या है। जैसे ये कोई नदी जा रही है तो मैं इसके इस क्षेत्र को यहाँ बना लूँ, ये जैसे किसी नदी का प्रवाह क्षेत्र है तो नदी यहाँ से प्रवाहित होती है, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। नदी का जल प्रवाहित हो रहा है। सबसे पहले खादर, किनारों पर हर साल आने वाली बाढ़ से जो मृदा बनती है, यहाँ तो जल चलेगा पर जल की स्तर जब ज़्यादा होगी तो यहाँ किनारों पर कुछ मिट्टी जमेगी, ये इसको क्या कहेंगे हम, खादर। और इसके बाद वाली मिट्टी को क्या कहेंगे, बांगर। आप बस समझने पे ध्यान देते रहे, मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि खादर और बांगर में आपको कहीं भी ये फैक्ट देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आप बस चित्र दिमाग में लाएंगे ना, आपका काम हो जाएगा। अच्छा, सिंपल सी उन फैक्ट को साइड में रख के अपन सीधा समझते हैं कि नदी जब अपने साथ ला रही है तो उपजाऊ मृदा लाएगी, क्योंकि हमने बात की कि जलोढ़ मृदा उपजाऊ होती है। अब नदी यहाँ से प्रवाहित हो रही तो हर साल क्या लिखा कि हर साल आने वाली बाढ़ से, बाढ़ का सीधा सा मतलब है कि जलस्तर उच्च हो रहा है, तो हर साल जब मिट्टी आएगी, हर साल मिट्टी आ रही, हर साल नई मिट्टी आ रही पर्वतों से, और हर साल नई मिट्टी आएगी, उसमें किसी प्रकार की कृषि नहीं हुई है तो पोषक तत्व उसमें ज्यादा होंगे, और पोषक तत्व जब ज्यादा होंगे तो ये क्या होगी, उपजाऊ। ये मिट्टी कैसी होगी, उपजाऊ प्रकार की होगी, ठीक है। आगे बात करें, खादर कहते हैं ये अधिक उपजाऊ होती, बात हो गई। अब बांगर मृदा, नदी के किनारे के ऊपरी भागों में जो मिट्टी होती है, अब ऊपरी भागों में मिट्टी मतलब ये क्या कहलाएगी आपकी, बांगर। अब बांगर, इसको पुरानी जलोढ़ मृदा भी कहते हैं, क्योंकि अब नदी का जल हर साल तो ज्यादा आएगा नहीं कि यहां तक पहुंच जाए। हाँ, खादर वाला इलाका जो होता है वहां लगभग पानी पहुंच जाता है, तो अब ये हिस्सा ऐसा है, ये बांगर वाला, जहां नदी का पानी आया ही नहीं, मतलब 2-4 साल या 5 साल जो भी लंबे अंतराल के बाद आता है। अब लंबे अंतराल के बाद आएगा तो यहाँ कृषि कार्य होगा, और जब कृषि कार्य होगा तो फसलें उसमें से पोषक तत्व खींचेंगी और उसकी जो प्राकृतिक जो उर्वरता है वो खत्म हो जाएगी। तो बांगर मृदा पढ़ते हैं, यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि सबसे पास वाली मृदा जो है तट पर खादर कहलाती, उपजाऊ होती, क्यों होती हमने समझ लिया। उसके बाद बात करें बांगर की। अब बांगर भी अनुपजाऊ क्यों, ये भी हमने बात कर ली। तथ्यों पर चलते हैं कि बांगर मृदा नदी किनारे के ऊपरी भाग ये हो गए, पुरानी जलोढ़ भी कहते हैं, पुरानी इसलिए क्योंकि हर बार नहीं आ रही, ये नई जलोढ़ इसलिए कहते हैं क्योंकि हर बार आ रही है। यह अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होती, कम उपजाऊ होने का कारण भी हम जान चुके हैं। तो आपने देखा होगा कि ये सब तथ्य आपको याद करने या रटने की आवश्यकता नहीं है, हमने बस चित्र अच्छे से समझा और कंसेप्ट वैसे ही कॉमन सेंस से क्लियर हो गया। आगे देखते हैं रेह। ये रेह और ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इनके बारे में थोड़ी सी बात करें कि रेह मृदा क्या होती है। कि अधिक जल भराव के कारण मृदा की ऊपरी सतह पर नमक की एक परत, ये आप याद रखेंगे, नमक की परत कैसे बनती बताऊंगा मैं, जिससे ये बंजर हो जाती है, उसको क्या कहते हैं, रेह मृदा। कि अधिक जल भराव के कारण मृदा की ऊपरी सतह जो है उस पर नमक की परत जमती है। अब नमक की परत क्यों जमती है उसके बारे में बात करेंगे। ये कोई भी क्षेत्र है, जैसे ये मृदा है, जैसे मृदा मान लें आप। अब जैसे यहाँ पर हर वर्ष पानी बढ़ता है, मतलब हर बार पानी बढ़ता है, जल भराव हमने इसमें बिल्कुल मेंशन किया, अधिक जल भराव के कारण अब यहाँ पानी भरा है। अब पानी क्या है कि लगातार पानी आता रहेगा और पानी के साथ में लवण भी होंगे। क्या होंगे, लवण। ऑब्वियस है, स्पष्ट सी बात है कि पानी के साथ में विभिन्न लवण भी होंगे, सोडियम और ये इस तरह के लवण होते हैं। अब क्या है, जब धूप पड़ती है, धूप पड़ती तो क्या होता है कि धूप पड़ती है तो सीधी सी बात है पानी वाष्प के रूप में ऊपर उठेगा, ये हो गई आपकी वाष्प। और वाष्प में केवल क्या है, जल, और यहाँ क्या थे, लवण प्लस जल। जब पानी जमीन पर आया था तब उसमें क्या थे, लवण भी थे और जल भी था। अब जब वाष्प बन के उड़ा तो क्या लवण भारी होते हैं तो जल के साथ में ऊपर जा पाएंगे, नहीं, ये तो कोई बात ही नहीं है कि ऊपर जाएंगे, जल केवल ऊपर जाएंगे तो बच गए क्या, लवण। तो यहाँ पर क्या शेष रहा, लवण। अब बार बार जल उड़ता रहता है, बार बार जल उड़ता रहता है और लवण शेष रहता है, लवण शेष रहता जाता है। तो क्या है कि यहाँ पर एक पतली नमक की सफ़ेद परत बन जाती है और इसको, इस मृदा को क्या कहते हैं, रेह। अब जब लवण ज़्यादा होंगे तो मिट्टी अपने आप कैसी होगी, अनुपजाऊ। अनुपजाऊ मृदा अपने आप ही कहलाएगी। उसके बाद बात करें
एक कारण और होता है केशिकात्व क्रिया द्वारा। ये तो मैंने आपको सिंपल सा बता दिया कि क्या होता है। एक केशिकात्व क्रिया, आप ध्यान रखें कि केशिकात्व क्रिया द्वारा कैसे मिट्टी की जो परत है वो नमकीन होती है। अगर आप राजस्थान का भूगोल में अध्ययन करेंगे कि पश्चिमी भाग की मिट्टी नमकीन क्यों है, वहाँ खारे पानी की झीलें क्यों है, तो वहाँ भी एक क्रिया जो है केशिकात्व क्रिया, उसका नाम आता है। अब केशिकात्व क्रिया क्या है, मैं आपको सिंपल से शब्दों में, साधारण शब्दों में शुरू से बताऊंगा। जैसे एक आपने जैसे कोई भी दीपक, जब घरों में अपन दीपक करते हैं, दीपक जब चलता है, ये जैसे दीपक है, ये लो है, यहाँ जैसे वो लो जलती है, सबसे ऊपरी हिस्सा है, और यहाँ क्या भरा देता है, तेल। तेल है कि जो भी ईंधन आप इसमें भरते हैं, तो आपने देखा होगा कि बाती के माध्यम से ये सब तेल ऊपर की ओर बढ़ता है, देखा है, तभी दीपक जलता है। अब इसमें क्या है कि ऊपरी भाग में लगातार ईंधन खत्म होता रहता है और केशिकात्व क्रिया द्वारा ऊपर चढ़ता रहता है। तो दीपक में जिस क्रिया के कारण ऊपर तेल या घी जो भी चढ़ता है उसको क्या कहते हैं, केशिकात्व क्रिया। अब इसी को पृथ्वी के संदर्भ में समझते हैं। ये जैसे कोई धरातली भाग है, जैसे ये कोई भाग है, ठीक है, मिट्टी है, यहाँ पर मिट्टी में कई सारे लवण भी होते हैं, आपने देखा होगा, कई सारे लवण भी होते हैं। अब लवणों में क्या है कि जब जल इसमें ऐड होगा, जल इसमें मिक्स हो जाएगा, जल और लवण, ठीक है। अब जब सूर्य की किरणें पड़ेंगी, ये भूभाग गर्म होगा और वाष्प ऊपर उठेगी, तो यहाँ का जल विस्थापित होकर ऊपर जाएगा तो लवण को भी खींचेगा। जब जल ऊपर जा रहा है, जब ये लवण और जल का जो मिश्रण है, क्या है, मिश्रण है, गोल है, मिश्रण है, मिश्रण जब ऊपर जाएगा तो यहाँ सतह तक ये पूरा मिश्रण आ जाएगा और जल तो ऊपर चला जाएगा और लवण की एक पट्टी शेष रह जाएगी, इसको भी क्या कहेंगे हम, रेह, ठीक है, ये मृदा रेह कहलाएगी। तो केशिकात्व क्रिया भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको आनंद आ रहा होगा भूगोल पढ़ने में, आप इसी तरीके से समझते रहे। भूगोल विषय पूरा समझ पे आधारित है, रटना केवल आपको फैक्ट पर है। अब आगे बात करते हैं और प्रकार की मृदा की। भूड मृदा, रेह हो गई। अब बात करते हैं भूड की। तो मिट्टी की उपजाऊ परत, अपरदित कंकड़ पत्थर शेष, मिट्टी की अनुपजाऊ परत है। ये कौन सी परत होती है, अनुपजाऊ परत होती है। अपरदित होती कंकड़ पत्थर शेष और गंगा तथा रामगंगा के मैदानी भागों में पाई जाती है। अब क्या होगा, जैसे ये कोई मिट्टी है, यहाँ बड़े कण भी है, छोटे कण भी है, जब जल यहाँ गिरा तब छोटे छोटे बारीक कणों या मिट्टी को बहा कर ले गया, बड़े बड़े कण बच गए, तो कंकड़ पत्थर और अपरदित तो भूड मृदा कहलाती है। और ये मृदा भी कैसी होती है, अनुपजाऊ। आगे बात करेंगे उत्तर के मैदानी भाग के प्रादेशिक विभाजन की। अब उत्तर के मैदानी भाग को अलग अलग प्रदेशों में विभक्त किया जाता है भारत में, उसकी स्थिति क्या है ये अपन जानेंगे अभी। तो 4 भाग सिंपल से दे रखे, पंजाब, राजस्थान, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग। पंजाब का मैदानी भाग ये है, राजस्थान का ये, गंगा का मैदानी भाग यहाँ पर, और चौथा ब्रह्मपुत्र जो असम के यहाँ से होके यहाँ गिरती है। तो ये पूरा भाग जो क्या कहलाएगा, ये पूरा भाग क्या कहलाएगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान। सिंपल सा है। पंजाब के आसपास का मैदानी भाग जो है, सिंधु, चिनाब, रावी, व्यास, झेलम, ये जो नदियां हैं ये पंजाब के मैदान का निर्माण करती है। राजस्थान का मैदान जो मरुस्थलीय और वो है गंगा के मैदान, गंगा नदी द्वारा लाए गए अवसादों के कारण निर्मित है। और ब्रह्मपुत्र नदी जो अवसाद लाती है उससे ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग बनता है। अब इनकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। अब पंजाब का मैदानी भाग, पंजाब का मैदानी भाग सिंधु तथा उसकी 5 सहायक नदियों द्वारा बनता है। अच्छा, पंजाब, आब का मतलब क्या होता है, आब का मतलब होता है जल, और पंज या पंच, पंच यानी होता है 5, तो 5 नदियों का जल मिलकर क्या बनता है, पंजाब। तो पंजाब में आप देखेंगे कृषि क्षेत्र में भी उन्नत है। क्यों, क्योंकि वहाँ 5 नदियों का जल मिल रहा है और नदियाँ अपने साथ हर वर्ष नई मिट्टी बहा कर लाती है और मिट्टी कैसी है, उपजाऊ। तो आगे बात करें झेलम, चिनाब, पहले बात करते हैं मैदानी भाग सिंधु तथा उसकी 5 सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। इनको पंचनद कहा जाता है। पंचनद क्यों, क्योंकि 5 नदियों का समूह क्या कहलाता है, पंचनद। अब पंचनद में आपको प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि
बेमेल है या पंचनद का हिस्सा नहीं है या कौन सा पंचनद का हिस्सा है, तो आपको बस ऐसा ही याद रखना, सीधे ही ये लाइन याद रखनी है कि झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। अच्छा, अगर ऑप्शन दे दे, मैं आपको एक प्रश्न, पहली नदी जैसे सिंधु ले ली मैंने, झेलम, चिनाब, रावी, और प्रश्न ये है कि पंचनद का भाग नहीं है। तो जैसे अगर आप तथ्यों को सही से याद नहीं करेंगे तो आप डायरेक्ट कुछ सिंधु को छोड़कर बाकी सब में से कोई न कोई ऑप्शन हटा देंगे, जबकि पंचनद क्या है कि झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज इनका हिस्सा है। तो सिंधु नदी जो है उसमें पंचनद आकर मिलता है, परंतु सिंधु पंचनद का हिस्सा नहीं है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। अब बात करेंगे कि जब दो नदियों के बीच का मैदानी भाग, ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ है दोआब, दो नदियों के बीच का मैदानी भाग दोआब कहलाता है। दोआब मतलब दो नदियाँ, तो ये भाग क्या कहलाएगा, दोआब। अब पंजाब के मैदानी भाग में 5 दोआब बनते हैं। ये दोआब आपको जैसे मैंने बना रखे उसी हिसाब से याद करने हैं। अब नदियाँ हैं, सबसे पहले सिंधु नदी हो गई और ये पंचनद हो गया आपका, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। सतलज नदी में अब इनको याद कैसे करना है वो अब मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, उससे अच्छे से आपको समझ कर याद करना है। पहले तो ऐसा एक चित्र रेखांकित कर ले, उसमें से नाम आपको लिखने हैं। सिंधु, जैसा कि आप देख पा रहे क्लियर, सिंधु और झेलम नदी के बीच कौन सा है, सिंध सागर दोआब। पहला कौन सा होगा, सिंध सागर दोआब, सिंधु और झेलम नदी से। तो आप थोड़ा सा याद रखें, सिंध से सिंधु थोड़ा लिंक करके आपको याद रखना है। अब दूसरे नंबर पे है चाज, चाज दोआब। इसको थोड़ा सा वर्ड पे ध्यान रखें, चाज यानी हो गया चिनाब और ज यानी झेलम। तो सीधे से नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि कौन सा दोआब कहाँ है। तो अगर पूछा जाए कि चाज दोआब कहाँ है, तो चिनाब और झेलम के बीच में या चिनाब झेलम से संबंधित है तो चाज दोआब। च से हो गया आपका चिनाब और ज से झेलम। ये तो बात हो गई चाज दोआब की। उसके बाद बात करें रचना दोआब की, तो रचना का भी सिंपल सा है, र से हो गया रावी और च से हो गया चिनाब। तो रावी और चिनाब के बीच कौन सा है, रचना, रचना दोआब। इस तरीके से आप याद रखें। उसके बाद बात करते हैं बारी दोआब। चौथे नंबर पे कौन सा है, बारी दोआब। ब से आप व याद रखें व्यास और र से रावी। तो ये आप समझ पा रहे होंगे किस तरीके से हम अच्छे से अध्ययन करके इनको याद रख सकते हैं। और लास्ट में है, सबसे लास्ट में विष्ट दोआब। अब व से व हो गया, स से आधा स, तो व्यास और सतलज के बीच में कौन सा है, विष्ट। जब आप एक दो बार इसको लिखेंगे, अच्छे से याद करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आगे बात करते हैं, ये तो पंजाब का मैदानी भाग हो गया। अब राजस्थान के मैदानी भाग की बात करते हैं। जैसे राजस्थान के नक्शे को हम अगर देखें, ये राजस्थान का एक रेखा चित्र बनाया है मैंने। अब इसमें जैसे ये अरावली पर्वत श्रृंखला हो गई और इसका पश्चिमी भाग जो है ये मरुस्थली है। ये क्या है, मरुस्थली क्षेत्र, यहाँ से पश्चिम से प्रारंभ होता है। तो दो भागों में बटा हुआ है। पहले तो इसका विस्तार अरावली के पश्चिम से भारत पाकिस्तान सीमा तक है। तो यहाँ से पाकिस्तान सीमा लगती है, रेड क्लिफ रेखा 1070 किलोमीटर, ये सब आपको पता ही है। उसके बाद राजस्थान के मैदानी भागों को दो भागों में बांटते हैं। दो भाग हो गए, ये क्षेत्र पूरा मरुस्थली है और ये क्षेत्र थोड़ा सा राजस्थान का बांगर है, कहलाता है, अर्ध शुष्क क्षेत्र में आता है। अब मरुस्थली, मारवाड़, मरुस्थली क्षेत्र को मारवाड़ कहा जाता है और मारवाड़ के मैदान का भाग है। अब जैसा कि मैंने बात की शुष्क है तो रेत सबसे ज़्यादा मिलेगी। तो इस क्षेत्र में कौन से, इस वाले क्षेत्र में बालू अधिक मिलती है। बालू यानी रेत, रेत के दौरे या रेत के दौरे से तात्पर्य रेत के टीलों से। तो रेत के टीले पाए जाते हैं और इस मरुस्थल जो कि सर्वविदित है क्या कहा जाता है, थार मरुस्थल। वहीं बात करें दूसरे भाग की, ये राजस्थान का बांगर है। राजस्थान के बांगर के नाम से राजस्थान के मैदान का उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी भाग राजस्थान बांगर कहलाता है। कुल मिला के ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है अरावली के पश्चिमी भाग में, ये क्या कहलाता है, राजस्थान का बांगर। इस भाग की सबसे प्रमुख नदी लूणी नदी है। अब लूणी नदी कहाँ से निकलती है, अजमेर के नाग पहाड़ से। नाग पहाड़ से क्या निकलती है, लूणी निकलती है। ये कुछ फैक्ट, सीधा सा कंसेप्ट आपको समझ भी आ गया होगा। उसके बाद बात करें कि
गंगा का मैदानी भाग, गंगा के मैदानी भाग को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। सबसे पहला ऊपरी गंगा, मध्य गंगा, तीसरा है निम्न गंगा। ठीक है, देखते हैं क्या है। ऊपरी गंगा का मैदान, यह भाग राम गंगा गोमती यमुना नदियों द्वारा बनाए गए। तो नदियां अच्छे से याद रखना है, राम गंगा गोमती और यमुना। गंगा और राम गंगा दोनों अलग नदियां हैं। अब एक चीज है, ऊपरी गंगा का मैदान हमने बात की थी, अच्छे से आपको वापस रिकॉल करना है। ये 3 भाग हमने पढ़े थे। ये हो गया आपका भाबर, ये तराई और ये जलोढ़ मैदान पढ़ रहे थे अपन। भाबर, तराई और जलोढ़ मैदान। अब जलोढ़ मैदान में क्या है कि आप देख रहे होंगे इस चित्र में, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो मिट्टी के कण बारीक होते जा रहे हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब जलोढ़ मैदान को हम एक्सप्लेन करें तो सबसे ऊपरी गंगा का भाग जो होगा, जैसे ये गंगा नदी है, ऊपरी गंगा का भाग जो होगा वहाँ थोड़ी सी रेतीली मिट्टी पाई जाएगी। कारण कि यहाँ का हिस्सा है तो क्रमशः जब इनकी आकार में कमी हो रही है तो यहाँ थोड़ी सी रेतीली मिट्टी पाई जाएगी, यहाँ उससे थोड़े कम मोटे कण होंगे और ये अंतिम रूप से बिल्कुल बारीक चिकनी मिट्टी हो जाएगी। यहाँ जाते जाते इतनी बारीक हो जाएगी कि ये चिकनी मिट्टी हो जाएगी। तो इसी चित्र को आप थोड़ा ध्यान रखें। ये याद रखें कि जैसे जैसे नदी आगे बढ़ रही है मिट्टी के कणों के आकार में परिवर्तन आ रहा है, छोटे होते जा रहे हैं। और छोटे किस वजह से हो रहे हैं? कारण ये है कि नदी के वेग में कमी आ रही है। अब देखें कि यमुना तथा गंगा के बीच के दोआब को रुहेलखंड दोआब कहा जाता है। ये अक्सर पूछा जाता है, इसको थोड़ा सा याद रखें। ऊपरी गंगा का मैदानी भाग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। अगर आपने नक्शा अच्छे से पढ़ा है तो आपको ज्ञात हो रहा होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश कौन सा है। इस भाग में रेतीली मिट्टी की अधिकता के कारण कम उपयोगी भाग है। हमने पहले ही बात कर ली कि इसके बाद जो तुरंत ऊपरी गंगा का मैदान शुरू होगा, ये ऊपरी गंगा का मैदान में शुरू किया है तो रेतीली मिट्टी है। अब रेत ज़्यादा होगी, बारीक मिट्टी की कमी होगी तो ऑब्वियस है भाग कैसा होगा? कम उपजाऊ होगा। फिर मध्य गंगा की बात करते हैं तो ये ऊपर की तुलना में थोड़े से कम बारीक होंगे, थोड़े से और ज़्यादा मतलब बारीक होंगे, छोटे छोटे कण होंगे। तो ऊपरी गंगा के मैदान की तुलना में अधिक उपजाऊ है। सीधा सा लॉजिक है, जैसे जैसे बढ़ रहे उपजाऊपन बढ़ता जा रहा है। इस भाग में सिल्ट मृदा की अधिकता होती है। सिल्ट मृदा का प्रकार हम मृदा में अच्छे से पढ़ेंगे, वो यहाँ पाई जाती है और घाघरा व कोसी नदियों द्वारा ये बनाया जाता है। कौन सा? मध्य गंगा का मैदान। अब बात करें निम्न गंगा का मैदान, ये तो हो गया आपका उत्तरी, ये मध्य और ये निम्न। अब जैसे नदी प्रवाहित हो रही है तो यहाँ रेत थी, रेत, सिल्ट। अब कण आगे जाते जाते ये बारीक हो जाएंगे और बारीक, चिकनी। कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? चिकनी। तो फैक्ट देखते हैं, यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल का वो हिस्सा जहाँ पर नदी सबसे अंतिम रूप में होती है, तो पश्चिम बंगाल में निम्न गंगा का मैदान पाया जाता है। पश्चिम बंगाल की अवस्थिति आपको ज्ञात ही है। इस भाग में चिकनी दोमट मिट्टी पाई जाती है, हमने इसका अध्ययन कर लिया। अब चिकनी और दोमट मिट्टी, बारीक कण होते हैं, उपजाऊपन भी ज़्यादा होता है। सर्वाधिक धान की खेती की जाती है और पश्चिम बंगाल में स्थिति हमने देख ही ली। तो ये कुछ थे गंगा के मैदानी भाग का हम बात कर रहे थे उसकी। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से आप आगे से आगे पढ़ते जा रहे हैं चीज़ें आपस में लिंक होती जा रही है। तो भूगोल ऐसा ही विषय है, सभी चीज़ें एक दूसरे से अंतर संबंधित है। तो कोई भी स्टेप आपको छोड़ना नहीं, अच्छे से समझते हुए चलना है। कक्षा पूरी खत्म होने के बाद आपको सभी भागों को अच्छे से ड्रॉ करना है, रेखा चित्र बना के। विशेषताएं भी आप अपने उस चित्र में लिख सकते हैं, इससे आपको थोड़ा सा बढ़िया याद रहेगा। अब ब्रह्मपुत्र या असम का मैदानी भाग, ब्रह्मपुत्र और असम का मैदानी भाग कहाँ है? जैसे कि ये जैसे कि पूर्वोत्तर भारत अगर हम देखें तो यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है यंगेप दर्रे से और यहाँ असम से होते हुए यहाँ गिरती है। ठीक है, यहाँ से प्रवेश करके इस भाग में लगभग आती है। तो बात करें कि ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग, ब्रह्मपुत्र उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया है। अब सहायक नदी क्या होती है? ये कोई मुख्य नदी है, इसमें जो छोटी नदियाँ अपना जल लाके छोड़ती है, तो ये तो होगी मुख्य नदी, ये होगी सहायक नदी। तो ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से मैदान बनता है। अवसाद और निक्षेपण आपके पूरी तरह क्लियर है। ब्रह्मपुत्र नदी असम में अनेक धाराओं में बढ़ जाती है, जिससे नदी द्वीपों का निर्माण हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे नदी द्वीप क्या होता है वो हम देखेंगे।
नदी द्वीप को समझने के लिए हम नदी धाराओं को देखना होगा। जैसे ये कोई नदी जा रही है, ठीक है, नदी जा रही है तो हमने क्या देखा, अनेक धाराओं में बट गई है, यानी उबड़ खाबड़ होने की वजह से नदी की एक धारा यूँ, एक ये इस तरीके से, तो बीच का जो स्थल भाग है यहाँ पर छोटे छोटे क्या द्वीप बन जाते हैं। समझ गए कि असम में अनेक धाराओं में विभक्त, जब नदी अनेक धाराओं में बट गई है तो नदी द्वीपों का निर्माण कैसे हुआ हमने देखा। इस तरीके से प्रवाह चल रहा है और जो स्थल बीच में छूट गया वो द्वीप के रूप में बच गया। इसमें से मंजूली द्वीप, मंजूली या मांजुली दो नाम मिलते हैं इसके। मांजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। फिर ब्रह्मपुत्र नदी असम में रैंप घाटी से होकर बहती है, इसलिए भारत में सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है, असम। अब रैंप घाटी क्या है, संकरी घाटी। संकरी घाटी में से होकर अगर नदी बहेगी तो बाढ़ के सर्वाधिक चांस इसलिए आएंगे क्योंकि कुछ भी अगर अवरोध बीच में आ गया तो अचानक से जल स्तर बढ़ जाएगा, और जल स्तर बढ़ना ही क्या कहलाता है, बाढ़ कहलाता है। पुनः देखें इसको, असम में जो नदी बहती है ब्रह्मपुत्र रैंप घाटी से होकर बहती है। रैंप घाटी यानी सकरी घाटी, सकरी घाटी हमने देख ली। सकरी घाटी में क्या जल बहुत तेज गति से चलता है और बहुत तेज गति से चलता है, अगर कोई भी अवरोध बीच में आ गया, अवसाद जमा हो गया तो नदी के जल स्तर में वृद्धि हो जाएगी और वहीं बाढ़ का कारण होगा। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क तथा मानस राष्ट्रीय पार्क स्थित है और काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। यह हो गई कुछ तथ्यों की बात। तो आज की कक्षा ये समाप्त होती है। हमने अभी तक मैदानी भाग को जान लिया है। आपने अभी तक जितना भी पढ़ा उससे नक्शे में पढ़ते रहे, और आपको कोई भी दिक्कत आती है किसी भी तरह की समझने की तो आप कमेंट सेक्शन में अपना प्रश्न डाल सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन हो तो वो डाल सकते हैं, बाकायदा आपका उसका पूरा निवारण किया जाएगा। तो हमारे साथ बने रहें और भूगोल पढ़ते रहें। धन्यवाद।